Good morning, children. This is Karan sir. I welcome all class 5 students in this online class of Scottish Public School. Dear children, this is the second lecture of your class chapter 8 SST book. The chapter's name is Our Government. So, we are going to start this chapter from page number 60. I request all the students to open your book on page number 60. So we will start from here. This chapter was in conversational manner where a mother was talking to his son. She was describing to him what is government and how the people in the government are going to continue this chapter. So here on the page number 60, second paragraph, Rohan is asking her mother, if the central government runs the country, then what is the role of the state government? इसका मतलब है रोहन नाम का जो लड़का है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि द यूनियन गवर्नमेंट या जो दिल्ली में सरकार है यदि पूरे देश का देखभाल वही करती है तो स्टेट गवर्नमेंट यानी हर राज्य की जो सरकारें हैं उनकी आवश्यकता ही क्या है? मिसेस मनी सेज the state government governs the state, the central government and the state governments divide the responsibilities between themselves. The structure and functions of the government, state government are very much like those of the central government. Rohan is asking her mother, what is the requirement, what is the need of the state government? Her mother says, both the governments are looking the same set of people, looking after the same set of people, but in a different manner. Both the government at the central level or at the state level has divided their responsibilities. What are the things that state government needs to look after and what are the things that the central government or the union government need to look after. दोनों ही सरकारें देश के लोगों का ध्यान रखती हैं, उनकी जरूरतों को, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, बिजली इत्यादि से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, परंतु इनमें से कुछ काम राज्य सरकारों के निहित है, उनके अधीन है, उनको देखना पड़ेगा। जितने भी राज्य में स्टेट हाईवेज है, राज्य मार्ग है, इन सभी की देखभाल करना, इनके नवनिर्माण करना और इनको मेंटेन करना ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। उसी प्रकार से शिक्षा राज्य सरकारों के अधीन आने वाली एक और बड़ी जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय आपदाओं में जैसे कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप इत्यादि से ग्रसित प्रभावित इलाकों में अपनी सहयोग और अपनी सहानुभूति लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर आपसी सहभागिता से उन चीजों का, उन जरूरतों को पूरा करती हैं। दोनों ही सरकारों को देखने के लिए एक एक सूची हमारे संविधान द्वारा तय की गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स देखेंगी उनको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। जो केंद्र सरकार देखेगी, जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाबदेही केंद्र सरकार के कंधों पर होगी, वो सारी बातों का उल्लेख यूनियन लिस्ट में किया गया है। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो दोनों सरकारें, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर के उन चीजों का, उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करती हैं। ऐसी जिम्मेवारियों की सूची कंकरेंट लिस्ट में दी गई है। ये पूर्ण निर्धारित है, हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दोनों ही सरकारें आपस में किसी बात पर उलझे ना, दोनों के कार्य और दोनों की जिम्मेवारियां बिल्कुल स्पष्ट की गई हैं संविधान में, ताकि
आपस में कोई टकराव ना हो। There are usually two houses, Vidhan Sabha or the State Legislative Assembly and the Vidhan Parishad or the Legislative Council. The Vidhan Sabha is the main law making body at the state level. जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज होते हैं, उसी तरह से स्टेट में एक विधान सभा होता है जिसमें एमएलए जो लोगों के द्वारा चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं, और दूसरा विधान परिषद होता है जिनमें की चुने हुए लोगों के द्वारा चयनित एमएलसीज जाते हैं। और विधानसभा जो है ये मेन लॉ मेकिंग बॉडी का काम करता है एक स्टेट लेवल पे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से लोकसभा केंद्र सरकार में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। The members of the Vidhan Sabha are directly elected by the people of the state. The head of the state is governor. The head of the state is not the chief minister. Chief minister is the head of the executive body, but it is the governor who looks after all the activities of the chief minister. A governor is appointed by the president. So he is the person who acts as a link between the state government and the central government. Or if a governor will notice anything that is happening in the state which is not good for the people or not good for the unity or integrity of the nation, he will directly report it to the president or to the prime minister of the country. Elections to the Vidhan Sabha are held every 5 years. The party which gets the most seats is called by the governor to form the new state government. The leader of the party becomes the chief minister of the state. The chief minister chooses a group of people as ministers. Together they form the council of ministers. It means कई पार्टियां चुनावों में जाती हैं, जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर बिहार की बात को ले लें, यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नाम की 3 बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस भी अपनी सहायक की भूमिका निभाती है। कई और क्षेत्रीय छोटी पार्टियां हमारे राज्य में मौजूद हैं, परंतु मुख्य रूप से जिन पार्टियों का उल्लेखनीय योगदान रहता है यहाँ के विधानसभा चुनावों में, भाजपा, जदयू और आरजेडी। तो इन 3 पार्टियों में भाजपा और जदयू में अलायंस था, यानी कि गठबंधन था। दोनों ही पार्टियां मिलकर इन लोगों ने इतनी सीटें प्राप्त कर ली जिससे कि वो बहुमत में आ सके, और इनके द्वारा चुना गया, इन दोनों पार्टियों के सहमति से चुना गया उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री होगा। जैसे कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में, जदयू और भाजपा के बीच में यह पूर्व निर्धारित था जो जीतेगा तो मुख्यमंत्री होगा। यदि हमारा गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस, आरजेडी और कई सारी छोटी पार्टियां, उन लोगों ने विपक्ष तैयार किया था। उन लोगों का निर्णय था कि कोई भी जीत, अगर हमारे गठबंधन की जीत होती है इस चुनाव में तो हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे श्री तेजस्वी यादव। तो ये बातें पूर्व निर्धारित होती हैं। इस तरह के अलायंस और गठबंधन में चुनावों में देखने को मिलते हैं, जहां पर राज्य के गवर्नर सर्वाधिक सीटें लाने वाले गठबंधन के मुखिया को आमंत्रित करती है, सरकार बनाने का न्योता देते हैं। ऐसे में वो जाते हैं और अपना दावा पेश करते हैं सरकार बनाने का, और फिर मुख्यमंत्री बनने के, उनको नियुक्त करने से लेकर शपथ दिलाने तक की जिम्मेवारी राज्य के गवर्नर की होती है। टुगेदर दे फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस तरह से मुख्यमंत्री का चयन होने के बाद, शपथ ग्रहण होने के साथ ही या उसके बाद कुछ लोगों के समूह का चयन करता है मुख्यमंत्री। अपने सुविधा, अपने दल के अन्य सदस्यों की योग्यता और काबिलियत के हिसाब पर उनको विभिन्न मंत्रालय, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, सड़क निर्माण व पथ मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, महिला मंत्रालय या अन्य प्रकार के कई आयोग, कई मंत्रालय होते हैं जिनमें अन्य लोगों को उनकी जिम्मेवारियां दी जाती। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से प्रधानमंत्री, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें लाने वाली पार्टी की मुखिया को
प्रेसिडेंट आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने का न्योता देते हैं और शपथ ग्रहण के बाद वो भी अपने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का काउंसिल बनाते हैं जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। Now Rohan is asking his mother the next question. But do the central government and the state government ever fight with each other? वो पूछता है माँ से, क्या कभी ये दोनों सरकारें आपस में लड़ती तो नहीं, आपस में फाइट तो नहीं करती? मिसेस मैनी, they do not, but they do, but not very often. It means वो कभी कभी लड़ भी जाते हैं, कभी कभी किसी बात पे सरकारों में मतभेद हो जाते हैं। The powers of the different levels of the government are very clearly laid down by the Constitution. जैसा कि मैंने पहले ही आपको इस चैप्टर में बताया कि हमारे संविधान के निर्माताओं को यह पूर्वाभास था, पहले से ही उनको इस बात की जानकारी थी, यदि दोनों ही स्तर पर सरकारों की जिम्मेवारी को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं किया जाता, उन्हें सूचित नहीं किया जाता, एक सूचीबद्ध तरीके से तय नहीं किया जाता, दोनों ही सरकारों को दोनों ही स्तर पर सरकारों के अपने कार्य करने के प्रणाली के आधार पर, कार्य करने की तरीके के आधार पर दोनों में दिक्कतें और छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए उन लोगों ने संविधान बनाते हुए ही 3 तरह की सूचियां तैयार की। एक था राज्य सरकारों के अधीन आने वाले कार्यों जिम्मेवारियों की सूची, दूसरी सूची थी केंद्र सरकार के अधीन आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेवारियों की सूची, तीसरी थी दोनों को मिलकर आपसी सहयोग से किन किन कार्यों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, उन चीजों की सूची। Rohan, what is the constitution? Now Rohan is asking his mother, what is constitution? He has heard this word very first time. So you are also listening this word very first time. The constitution is a written, or maybe it may be oral also. The Britain's constitution is oral. There is no written constitution in Britain. So a set of rules according to which a country is governed, a government governs the country, is called the constitution. The constitution is the highest document or highest guiding body of any nation, according to what a nation functions. The constitution is a set of rules based on which a country is governed. As I told you, this is the definition of the constitution. The constitution is a set of rules based on which a country is governed. The constitution of India is clearly lays down the powers and the duties of the different levels of the government. It has clearly mentioned that what will be the state government's responsibility and what will be the state government's responsibility. Rohan, but Ma, who ensures that the government follows the rules laid down by the constitution? Who is there to look after the government? If government is doing something wrong, which is against the constitution, who will look after them? And who will scold the government? Who will take care of the people, those who are in the power? So our Mama says, the Supreme Court and the High Courts protect the constitution. It is duty of the courts to ensure that the laws and the rules are followed in the country. The courts can punish the people who break the law. The courts also protect the fundamental rights and the freedom of the people. रोहन की माँ कहती है कि सरकारें अपनी काम का, अपनी जिम्मेवारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होते हैं और पूरे देश पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सबसे बड़ा कोर्ट है जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ये अदालतों की, न्यायालयों की जिम्मेवारी बनती है कि सरकारें अपनी काम ईमानदारी पूर्वक करें, साथ ही साथ लोगों के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो और सभी लोगों को जो हमारे संविधान द्वारा दी गई फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा हो सके, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना हमारे न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है, वो देखती हैं। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, लोकेटेड इन दिल्ली,
Under it comes the high courts of the states, and under these comes the district courts of it in the districts. देश के जितने भी न्यायालय हैं, देश के जितने भी कोर्ट्स हैं, सभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं। सभी हाई जिला के जो न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट के अधीन हैं। रोहन is asking his mother. Rohan opened his mouth to ask another question, but Ma says his mother interrupts him. Now Rohan, let's first finish your newspaper report. जैसा कि हमने चैप्टर के शुरुआत में देखा था, रोहन अपने स्कूल में पढ़ने के लिए न्यूज तैयार करना चाह रहा था, तो उसकी मम्मा कहती है कि अब दूसरा सवाल मत पूछो, बल्कि पहले हम लोग ये न्यूज़पेपर वाला रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। This is how we came to an end of this chapter. We conclude this chapter. Now I request all the dear student of class 5 to note down this exploring new words. There are few meanings: democracy, nominated government, election, parliament. Write it down in a fair copy. Chapter number 8. You have to remember this. And along with that, there are few definitions given here. Question number 1, question number 2, question number 3. These are the questions which you can easily do. I believe you have to do it in your rough copy. Send it in my group so that I can check it anytime in the evening between 6 o'clock to 7 o'clock. Thank you for watching this video, and please go through your books line by line. You have to read the books so that you can understand the content of the chapter well. And if you find it difficult at any point of this chapter, you are free to ask me. And thank you. Have a nice day.